डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग A to Z टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स का क्लास 10th बिहार बोर्ड। बता दें इस टेस्ट सीरीज का खासियत क्या है। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 40 टेस्ट होंगे, है ना। वो भी सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा और चैप्टर वाइज होगा। सबसे पहले हम लोग साइंस को ख़त्म करेंगे, है ना। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का, है ना, 40 टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो बता दें आपको जो 40 टॉप क्वेश्चंस हैं, अधिकांश क्वेश्चन आप में के पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न रहेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आने की संभावना बनती है, ठीक है ना। तो आपको बता दें शुरू करने से पहले कि आप कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा, है ना। जिस प्रकार से आप क्लास में टेस्ट देते हैं ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पे टेस्ट दीजिए। आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप 3 सेकंड में आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, आप मिलाएंगे कितना मार्क्स आपका आता है। इस प्रकार से आपको याद भी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट किया गया है आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो आप ज़रूर इस पर केयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ सही उत्तर का चयन करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उपचयन अभिक्रिया में बताइए क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया में, तो उपचयन अभिक्रिया में O2 का योग, H2 का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग सभी। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। अपचयन, उपचयन, संयोजन, विस्थापन। तो आपका करेक्ट आंसर है उपचयन। करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपका करेक्ट आंसर है उपचयन। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो बता दें आपको स्वपोषी के मतलब पेड़ पौधा हुआ। आप पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका जो है इनमें से सभी होगा ना, तो आंसर इसलिए आपका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया का उदाहरण है। तो बताइए अपघटन, उत्सर्जन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका करेक्ट आंसर है किण्वन। करेक्ट आंसर क्या है, किण्वन, ठीक है। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो किण्वन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CaCO3, है ना, इसके बाद ये बना क्या, तो CaO + CO2 समीकरण है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बता दें आपको कि ये जो लिखा हुआ है CaCO3, इसका मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है + CO2, है ना। तो देखिए क्या जो टूट रहा है ना, तो टूटेगा कब, जब गर्म करेंगे, तो इसका मतलब वियोजन हुआ। तो यह जो है रिएक्शन है आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना, याद रखेंगे। यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संगमरमर का सूत्र है। तो संगमरमर का सूत्र है CaO, CaCO3, CaO नन। तो बताइए संगमरमर का सूत्र जो है, करेक्ट आंसर आपका है बी। क्या है, बी। बता दें आपको CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, CaCO3 का मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, और CaO का मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ही विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो करेक्ट आंसर याद रखेंगे, संगमरमर का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस मिलाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है क्लोरीन और डी में आर्गन। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वह नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अब कैसे बनाएगा बता दें आपको। नाइट्रोजन के मतलब N2 हुआ,
है ना, N2 प्लस हाइड्रोजन के मतलब H2 जब रिएक्शन करेगा ना तो बनाता है NH3। क्या बनाता है? NH3। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन करती है तो अमोनिया गैस बनता है। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी गैस बनता है? अमोनिया गैस बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक बता दें आपको, तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है मीथेन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, इथिन। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ब्यूटेन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संतुलित समीकरण किस नियम का पालन करता है? संतुलित समीकरण किस नियम का पालन करता है? तो बता दें आपको कि संतुलित समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका नियम पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य घटक एल्युमिनियम, कि लोहा, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो आपका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर मैग्नीशियम है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें आपको, क्वेश्चन से आगे है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, प्रकाश से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर किससे है? तो करेक्ट आंसर आपका जल से है। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? जल से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रश्न, आप जरूर देखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अमीबा में कैसा पोषण होता है? अमीबा में कैसा पोषण? विषम पोषण, स्वपोषण, या दोनों है, या नन है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है? विषम पोषण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न आपका है, भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है बड़ी आंत, बी में छोटी आंत, अग्नाशय, है ना, नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, बता दें आपको कि भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों जो होता है वह छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आप इसे जरूर याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, म्यूसिन, है ना, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, म्यूसिन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, आपको बता दें, करेक्ट आंसर जो आपका एमाइलेज है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? एमाइलेज है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि हमारे शरीर की शुद्धिकरण की ग्रंथि किसे कहा जाता है? कौन है शुद्धिकरण की ग्रंथि? कौन है? पैरोटिड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, यकृत। तो बता दें आपको यही आंसर है, यकृत है ना। हमारे शरीर की शुद्धिकरण की ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक अवशोषण किस रंग का होता है? हरा, नीला, लाल, पीला। तो याद रखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका लाल है। क्या है? करेक्ट आंसर जो है आपका लाल है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन दोनों के अंग हैं क्यूटिकल, क्लोरोफिल, CO2, स्टोमाटा, है ना, क्यूटिकल, क्लोरोफिल, CO2, स्टोमाटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर बता दें आपको, करेक्ट आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर है स्टोमाटा। श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन दोनों का अंग कौन है? स्टोमाटा। ठीक है ना। तो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है? ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इलियम। करेक्ट आंसर आपका क्या है? इलियम। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? ग्राना, स्ट्रोमा, स्टोमाटा, क्यूटिकल में। तो बता दें आपको कि जो इसका करेक्ट आंसर है ग्राना। प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? ग्राना में, है ना। लेकिन बोलेगा अगर कि अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? अप्रकाशीय प्रतिक्रिया अगर पूछेगा ना आपसे
तो अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो बता दें आपको, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आपको याद रखना है कि देखिए, जैसे बता दें अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है, तो अवतल दर्पण की अगर बात किया जा रहा है ना, तो जो यहाँ पे होता है आपका एफ होता है ना, यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे क्या होता है? सी होता है। तो आपको बता दें एक बात कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ से दूरी ई जो दूरी होता है आपका फोकस दूरी हो गया, एफ हो गया, स्मॉल एफ, है ना। ये जो दूरी हो गया आप यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, यह क्या हो गया आपका? आर हो गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ जो दूरी है जो आर होता है, एफ का दुगना हो गया कि नहीं? मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो हो गया फोकस दूरी का दुगना हो गया। तो सिंपल सी बात है, लिख रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या की बोला है तो आधी हो जाएगा, है ना। वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बता दें आपको जो इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर आपका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में आपको बता दें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में किसी भी दिशा में, वक्र रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर जो होगा सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा काल्पनिक बनता है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अगला है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या मतलब एफ तथा आर के बीच संबंध क्या है? तो एफ तथा आर के बीच संबंध क्या है बताएं आप। करेक्ट आंसर क्या होगा? एफ बराबर r/2, एफ बराबर आर बराबर f/2, नन। तो करेक्ट आंसर आप क्या होगा? जल्दी से आप बताइए, आप अपने बताइए अपने दिमाग से, पहले हम बताते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एफ बराबर r/2 होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अब कैसे होगा बता दें आपको। एफ बराबर r/2, यहाँ पर जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अभी बताए थे ना आपको फिगर पर आके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारा कहलाता है, ठीक है ना। मुख्य फोकस, मुख्य वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। आप कैसे कहेंगे? जैसे देखिए दर्पण आपका है, ये दर्पण है आपका, इधर इधर है ना आपका, इस तरह का होता है। तो ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ जो लंबाई हो गया ना, है ना, इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इसी को बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जो ये हो गया दर्पण का द्वारक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा अब है किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब आवर्धन मतलब m बराबर जब -v/u हो, m बराबर क्या हो? जब m बराबर -v/u हो तो मतलब क्या हुआ? आवर्धन ऋणात्मक हो। जब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा, क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जब आवर्धन धनात्मक होगा ना
तो क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। लेकिन ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक बोल रहा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी। देखिए क्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे आपको लिख लेंगे 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा। अभी आपको बताए थे कि फोकस दूरी बराबर होता है, एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो जब एफ बराबर r/2 है, एफ निकालना है तो r के मान जब 32 है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 32/2 हो जाएगा। बराबर आंसर कितना आ गया, 16। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है ना। तो जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सॉरी, उत्तल दर्पण है ना, यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है प्लस 16 सेंटीमीटर। प्लस कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 32 सेंटीमीटर था तो फोकस दूरी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, है ना। तो जब प्रतिबिंब समान आकार बनने की अगर बात है तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जैसे देखिए आपका हमारा ये वक्रता ये दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र है तो अवतल दर्पण का वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु यहाँ पे रखेंगे ना। जब अवतल दर्पण पर रखेंगे प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, है ना, ऐसे गुजरेगा इस प्रकार से। कितना ही प्रकाश की किरण लाएंगे तो ऐसे गुजरेगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आप सिंपल सी बात याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार के बनेगा। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। और ये जो देखिए यह आपका सी है, यहाँ पे क्या सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बता दें कि अगर वस्तु को यहाँ पे रखा गया है ना, तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे गुजरेगा, कैसे ऐसे आएगा, ऐसे गुजरेगा, है ना। तो जब ऐसे गुजरेगा इस प्रकार से सब जितना ही प्रकाश किरण आएगा सब ऐसे गुजरेगा, यहाँ पे काटेगा। जब यहाँ पे काटेगा ना तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए यहीं पे बनेगा, ये कि इसके नीचे बनेगा प्रतिबिंब, है ना। तो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बढ़ रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर जाके सी पर रखेंगे ना। कहाँ रखना है, सी पर। तो जब वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या सत्य है। आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपका ही ना आंसर है सही, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी दर्पण के लिए सत्य है, किसी दर्पण के लिए सत्य है, मतलब किसी दर्पण के लिए एम बराबर क्या सत्य है। तो एम बराबर दर्पण के लिए बताइए, एम बराबर -v/u। आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो साइड मिरर का अगर बोला जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब बता दें क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता, आवर्धी कर देता है ना, छोटा को भी बड़ा करके दिखा देता है। इसलिए वाहनों में जो है ना साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। डियर फ्रेंड्स बताएंगे आप, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, बताइए। अवकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण। तो डियर स्टूडेंट बता दिया आपको करेक्ट आंसर जिसका है ऑक्सीकरण है। देखिए क्यों, लोहे पर जंग लगने की बात जहाँ पे किया जाए तो जंग कैसे लगेगा, बता दें आपको जंग कैसे लगेगा। तो जब लोहा है Fe है, जंग लगने के मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, है ना। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बना कि हमारा FeO बन गया। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया मतलब इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है ना, यहाँ पे FeO बना तो FeO बना के मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है। जब ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीजन जुड़ता है जिसमें उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, तो सी हो गया। ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो आप तो जानबे करते होंगे, है ना, 20 है। कितना है, 20 है। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं, 11, 22, 28, 24। तो बता दें आपको कि जो ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का अगर सूत्र के बारे में अगर बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें देखेंगे कि टोटल कितने परमाणु हैं, 12, 6, 18, 18 6 कितना हो गया, तो टोटल आपका जो हो गया 24। कितना हो गया, 24। मतलब कि ग्लूकोज में कितने परमाणु, तो 24 हो गए। सॉरी, कितने परमाणु हो गए हैं, 24। याद रखेंगे ग्लूकोज में कितने परमाणु, 24। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगले प्रश्न है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा या तुतिया, है ना, नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र है क्या, बताइए। तो आपको बताना है, इसका जो ऑप्शन है CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 10H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 2H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है C है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा है C, CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा है 0.01%, 0.035%, 0.03%, डी में है 0.02%। तो आपका करेक्ट आंसर जो है C है, 0.03%, है ना। तो आपको पता हो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो होता है नाइट्रोजन गैस होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होता है ना, लगभग 70 कितना परसेंट, 71%। तो आपको याद होगा ये बात। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, अवाशय में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। जल का जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि यकृत अमोनिया को में बदल देता है। यकृत अमोनिया को किस रूप में बदलता है, यूरिया में, ग्लाइकोजन में, बिलिरुबिन में, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत अमोनिया को यूरिया ने बदल देता है, ठीक है ना। यकृत अमोनिया को यूरिया ने बदल देता है डियर स्टूडेंट्स। और आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। आप कैसे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रकाश जो है हमारा, प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश किस तरंग की ओर आधार पर काम करता है, अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर जो है डियर स्टूडेंट कमेंट्स में बताना है। और अगर ये डियर स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के पास इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है हम इसी प्रकार से आपका टेस्ट सीरीज को सफल बनाने में आगे बढ़ते रहूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेस्ट 2 में मिलेंगे। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।